समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर टूट रहे हो। जोशीमठ। आजकल हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि जोशीमठ का क्या होगा, लेकिन क्या आपको पता है जोशीमठ बना कैसे? क्यों जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति क्या है? लोगों के साथ साथ आर्मी के लिए जोशीमठ की क्या इंपॉर्टेंस है? और अगर जोशीमठ के पहाड़ दरक जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम का क्या होगा? और सबसे अहम सवाल, जोशीमठ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो में आपको जोशीमठ से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की कोशिश होगी। तो चलिए सुनाते हैं आपको जोशीमठ के बनने से लेकर उजड़ने तक की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ज्योतिर्मठ के जोशीमठ बनने की यात्रा काफी लंबी रही है। जोशीमठ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ा एक प्रतीक है। आदि शंकराचार्य से भी शताब्दियों पहले से पौराणिक कथाओं में जोशीमठ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध किया तो उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए प्रहलाद ने जप किया और भगवान नरसिंह शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है और भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्रीनाथ धाम छोड़कर जोशीमठ के इसी मंदिर में ही निवास करते हैं। जोशीमठ को आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से भी जाना जाता है। 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी और भारत में बने 4 मठों में से सबसे पहला मठ उन्होंने यहीं पर स्थापित किया था। इस जगह को तब ज्योतिर्मठ कहा जाता था, जो बाद में जोशीमठ कहलाया। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है और स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा गया है कि जब ये भुजा टूटकर गिर जाएगी तब नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल कहीं और जगह पूजे जाएंगे जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है। यह जगह बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में स्थित है। जोशीमठ का संबंध 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूरी राजवंश से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि कत्यूरी शासन में जोशीमठ का नाम कीर्तिपुर था, जो उनकी राजधानी थी। कत्यूरी शासक ललित शूर के ताम्रपत्र में इसे कीर्तिपुर और कहीं कार्तिकेयपुर नाम दिया गया है। माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कंटुरा वासुदेव ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया था। इस राजवंश के राजाओं ने यहाँ हर तरफ मंदिरों की स्थापना करवाई। कीर्तिपुर को ही बाद में जोशीमठ कहा गया। लेकिन जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार क्यों कहा जाता है? इसका एक पौराणिक और एक वास्तविक उत्तर है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार करने के बाद एक शिखर पड़ता है स्वर्गरोहिणी। यहीं से पांडवों ने एक एक कर युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया था। फिर अंत में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के चलते जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। लेकिन इसका एक वास्तविक उत्तर भी है। जोशीमठ को पार करने के बाद आगे फूलों की घाटी आती है और औली की शुरुआत होती है, जिसकी सुंदरता स्वर्ग जैसी है, जिसके चलते भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। तो ये है जोशीमठ का इतिहास और उससे जुड़ी किंवदंतियां। अब आते हैं जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति पर। हिमालय की तलहटी में बसा जोशीमठ उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे यानी NH7 पर बसा एक छोटा शहर है। ये शहर त्रिशूल पीक की उतरती ढलान पर स्थित है, जो एक संकरी जगह है। ये शहर यहाँ अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जबकि त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7250 मीटर। इसके उत्तर पश्चिम में बद्री पर्वत पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 7100 मीटर है। उत्तर में कामेट पर्वत 7750 मीटर की ऊंचाई के साथ खड़ा दिखाई देता है।
लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि जोशीमठ भारत के ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके जोन 5 में आता है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो साल 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ करीब 4000 घर हैं, जहाँ 17000 लोग रहते हैं। लेकिन ये आंकड़ा 12 साल पुराना है, तो यहाँ की जनसंख्या अब पिछले आंकड़े से काफी ज्यादा होगी। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले टूरिस्ट जोशीमठ में ही आकर रुकते हैं, तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में काफी होटलों का निर्माण भी हुआ है। लेकिन जितना अहम जोशीमठ आम जनता के लिए है, उससे कहीं ज्यादा अहमियत ये आर्मी के लिए भी रखता है। 1962 के युद्ध में चीन से लोहा लेते वक्त भारतीय सेना जोशीमठ में ही आकर रुकी थी। चीन बॉर्डर पर स्थित नीतीमाणा गांव जाने का रास्ता जोशीमठ से ही होकर गुजरता है और LAC पर देश की सुरक्षा में रत आर्मी का कैंप भी जोशीमठ में ही स्थित है। यही कारण है जो 900 करोड़ की लागत से 4 धाम रोड बन रहा है, वो भी जोशीमठ से होकर ही गुजरता है। चीन के साथ सीमा विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और भारतीय सेना को सीमा तक आवाजाही करने, रसद और एम्यूनेशन पहुंचाने के लिए 4 धाम रोड परियोजना स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम हो जाती है। लेकिन कहीं यही 4 धाम परियोजना ही तो जोशीमठ के पतन का कारण तो नहीं बन गई। बस यहीं पर हम बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर कि आखिर जोशीमठ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इतिहास में जियोलॉजिस्ट ने जोशीमठ और उसके आसपास के एरिया के बारे में क्या कहा था, उसके बारे में भी आपका जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले साल 1939 में आर्नोल्ड हेम और ऑगस्टर गेंसर ने अपनी किताब सेंट्रल हिमालय में बताया था कि जोशीमठ इतिहास में आए एक बड़े लैंडस्लाइड पर बसा है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल भी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि जोशीमठ में लगभग 1000 साल पहले एक लैंडस्लाइड आया था, जिसके चलते कत्यूरी राजाओं को अपनी राजधानी जोशीमठ से शिफ्ट करनी पड़ी थी। लेकिन पिछले 50 साल की ओर देखें तो 1976 के आसपास जोशीमठ में लैंडस्लाइड के काफी इवेंट्स हुए थे, जिसकी जांच के लिए तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। मिश्रा ने जियोलॉजिस्ट की मदद से गहन जांच की और एक टू द पॉइंट रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर नहीं बल्कि पहाड़ों के मलबे पर बना है, जो अस्थिर है और अगर जोशीमठ को बचाना है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को कम करने की जरूरत है और अगर कोई खास कंस्ट्रक्शन करनी भी है तो उसे गहन जांच के बाद ही शुरू किया जाए। जोशीमठ में बड़े कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जोशीमठ के आसपास इरेटिक बोल्डर्स यानी कि बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों को बिल्कुल ना छेड़ा जाए और ब्लास्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। जोशीमठ के आसपास के एरियाज में पेड़ लगाने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई थी ताकि जमीन की पकड़ बनी रहे और पानी की निकासी के लिए पूका ड्रेन बनाने की सलाह भी दी गई थी। लेकिन ये एक सरकारी रिपोर्ट थी और सरकारों ने इस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जोशीमठ में वो सब हुआ जिसके लिए मिश्रा रिपोर्ट में मना किया गया था। आर्मी के लिए एस्टेब्लिशमेंट्स बनाई गई, ITBP का कैंप बना, औली में कंस्ट्रक्शन हुई, तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन की गई, बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े होटलों का निर्माण हुआ, जिससे जोशीमठ की स्लोप पर काफी छेड़छाड़ हुई और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से होटलों और घरों से निकलने वाले पानी ने स्लोप को खोखला कर दिया, जिसके चलते जोशीमठ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में तब्दील हो गया। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जोशीमठ की इस हालत के पीछे तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम परियोजना के तहत बन रहे हेलोंग बाईपास की सबसे अहम भूमिका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो टनल खोदी जा रही है, उसकी खुदाई के लिए पहले यहां ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया गया और वहीं टनल बोरिंग मशीन ने साल 2009 में जोशीमठ के पास एक पुराने वाटर सोर्स को भी पंचर कर दिया था, जिससे जोशीमठ में पानी की समस्या तक पैदा हो गई थी। उस वक्त इसे लेकर काफी प्रदर्शन भी हुए थे और NTPC ने इस नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही थी। हालांकि यह टनल बोरिंग मशीन कई बार फिर फंसी और इसे फिर निकाला गया, जिसके
जिसके लिए ब्लास्टिंग भी की गई और 2019 में ये टनल बोरिंग मशीन आखिरी बार फंसी थी और अभी भी वहीं पर फंसी हुई है और टनल का काम 2 किलोमीटर तक का बचा हुआ है। फिर 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा में आई भीषण बाढ़ ने भी जोशीमठ को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हेलांग बाईपास के निर्माण के दौरान भी एहतियात नहीं बरती गई, जिसका परिणाम आज जोशीमठ भुगत रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इतने फ्रेजाइल एरियाज में इतने बड़े बड़े निर्माण करने के दौरान किसी तरह की हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी तक नहीं की गई कि धरती के अंदर पानी की क्या स्थिति है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ सरकारों का ही दोष है, इसकी और आम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट की माने तो जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक इसे एक गांव ही रहने देना चाहिए था, लेकिन अर्बनाइजेशन और व्यापार के चलते इस इलाके पर इमारतों का बोझ बढ़ता गया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। यही नहीं, जियोलॉजिस्ट की माने तो जो जोशीमठ के नीचे अलकनंदा नदी बह रही है वो भी लगातार पहाड़ की स्लोप की जड़ को काट रही है। 4 धाम परियोजना के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी ताकि पहाड़ी इलाकों को बचाया जा सके, लेकिन ये फैसला भी सरकार के ही हक में रहा था। और अब जोशीमठ में इस परियोजना के परिणाम भी दिखने लगे हैं, यानी व्यापारियों से लेकर सरकारी बाबुओं और इंजीनियर्स द्वारा जियोलॉजिस्ट की अनदेखी के चलते पहाड़ों का ये हाल हो रहा है। खैर, ये तो इतिहास की बात हुई, लेकिन क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है? इस सवाल पर जियोलॉजिस्ट एसपी सत्ती का कहना है कि अब साइंस का कोई रोल नहीं रह गया है, अब तो सिर्फ लोगों को बचाने पर काम करना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। यानी दुनिया के लिए ये स्वर्ग का द्वार न जाने अब किस घड़ी बंद हो जाए। लेकिन जाते जाते हम आपको पहाड़ के विनाश पर स्वर्गीय गिरदा जी की एक कविता के साथ छोड़कर जा रहे हैं। रहे हो नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।